प्रणाम दोस्तों, आइए सुनते हैं ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी पहेलियों की तान का दूसरा भाग। जैसा कि हमने पहले भाग में सुना कि नटवर नस्कर की हत्या हो गई है और इस हत्या की गुत्थी को इंस्पेक्टर प्रणव बाबू सुलझा रहे हैं। तो चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे मन में एक विचार आया। इंस्पेक्टर प्रणव चाहे कितने भी कार्यकुशल क्यों ना हो, नटवर बाबू की हत्या की गुत्थी सुलझाना उनके बस की बात नहीं थी। ब्योमकेश भी वहाँ नहीं थे। शाम का सत्र सुना हो गया था। मैंने सोचा कि खाली बैठने की बजाय क्यों न मैं पूरी घटना का विवरण लिख डालूं। मेरे पास फिलहाल कुछ करने के लिए काम तो था ही नहीं। संभव है कि ब्योमकेश जब वापस लौटें तो मेरे विवरण लेखन से उन्हें मामले की तह तक जाने में सुविधा हो। मैंने उसी रात अपना लेखन प्रारंभ कर दिया। घटना के प्रारंभ से मैंने अपने दृष्टिकोण से प्रत्येक विवरण इस प्रकार लिखा कि ब्योमकेश को उसमें कहीं कोई त्रुटि नजर न आए। अगले दिन दोपहर बाद मेरा लेखन पूरा हो गया। मेरा लेखन भले ही समाप्त हो गया था, किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कौन जानता था कि नटवर बाबू की मौत की कहानी कहाँ और कब समाप्त होगी। यह भी संभव है कि हत्यारे की पहचान के बारे में कभी पता ही ना चले। कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस करते हुए मैंने एक सिगरेट जला ली। इस बीच अपना सूटकेस उठाए हुए ब्योमकेश अंदर आ गए। ब्योमकेश, आप वापस आ गए? मैं उन्हें देखते ही उछल पड़ा। तो कटक में आपका काम पूरा हो गया? काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ब्योमकेश ने कहा। सरकार के दो विभाग आपस में भिड़े हुए हैं। इस काम में सबसे पहले अपना जीवन बलिदान करने के इच्छुक दोनों विभाग हैं। जब मैंने वह सब देखा तो मैंने वहाँ से चले आने का निर्णय लिया। जब वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ब्योमकेश की आवाज़ सुनकर सत्यवती अपनी साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई भागकर बाहर आई। यद्यपि वे कोई नव दंपत्ति नहीं थे, फिर भी अप्रत्याशित रूप से ब्योमकेश को आया देखकर सत्यवती की आंखें खुशी से चमक उठीं। दंपत्ति की मुलाकात समाप्त हो जाने के बाद मैंने नटवर की हत्या का मामला उठाया और मैंने जो लिखा था उसे उन्हें पढ़ने के लिए थमा दिया। ब्योमकेश ने चाय पीते हुए मेरा लिखा विवरण पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे उन्होंने उसे पढ़कर मुझे वापस लौटाते हुए कहा, तो इंस्पेक्टर प्रणव ने तुम्हें शहर में कैद कर दिया है। यह आदमी आखिर हमारे बारे में सोचता क्या है? हम कल उससे मिलेंगे। चलो अभी चलकर भूपेश बाबू से मिलते हैं। मैंने महसूस किया मामले ने ब्योमकेश को जिज्ञासु बना दिया था। हर प्रकार से संतुष्ट होकर मैंने कहा, हमें राम बाबू और वनमालू बाबू से भी मिलना चाहिए। ब्योमकेश को साथ लेकर मैं पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में गया। मेरा अनुमान गलत नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वस्तुतः वहीं मौजूद थे। किसी से ब्योमकेश का परिचय कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक आदमी को पता था कि वह कौन थे। भूपेश बाबू ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और केतली चालू करके चाय बनाने के लिए रख दी। राम बाबू की गंभीरता यथावत बनी हुई थी, परंतु वनमाली की आंखों में रह रहकर घबराहट और चिंता दिखाई देने लगती थी। ब्योमकेश ने कुर्सी लेकर बैठते हुए कहा, कभी मैं भी ब्रिज खेलने का आदी था। उसके बाद अजीत ने मुझे शतरंज खेलना सिखा दिया, लेकिन अब मुझे किसी खेल में मजा नहीं आता है। केतली में उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डालते हुए भूपेश बाबू ने उनकी ओर मुड़कर कहा, अब मेरे जीवन में खेल के सिवाय कुछ नहीं बचा है। भूपेश बाबू के मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धत करते सुनकर मैं चौंक गया। वे न केवल बीमा कार्यालय में काम करते थे, बल्कि उन्हें कविताएं पढ़ने का भी शौक था। आप ठीक कह रहे हैं, ब्योमकेश ने शांत होकर प्रतिक्रिया दी। मौत के खिलाफ खेलते हुए मेरे संपूर्ण जीवन ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई हल्का खेल खेलने में मेरा मन नहीं लगेगा। आपका मामला अलग है, भूपेश बाबू ने उत्तर दिया। मैं भी मौत के मामले से निपटता हूँ। बीमा के कारोबार का संबंध मौत के अलावा और किस चीज़ से हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी ब्रिज का आनंद लेता हूँ। ब्योमकेश के जाहिराना तौर पर तो भूपेश बाबू से बात कर रहे थे, लेकिन
उनकी आंखें लगातार राम बाबू और वनमाली बाबू की ओर नाच रही थीं। वे इतनी हल्की परंतु परिष्कृत चर्चा से अनभिज्ञ होकर खामोश बैठे हुए थे। भूपेश बाबू चाय के कप और कुछ क्रीम वाले बिस्कुट लेकर आए। आपका व्यक्तित्व हमसे बिल्कुल भिन्न है। ब्रिज बुद्धिमान लोगों का खेल है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे स्वाभाविक तौर से इसे खेल के प्रति आकर्षित होंगे। कुछ लोग अपने कष्टकर जीवन से राहत पाने के लिए ब्रिज को समय बिताने के एक उपाय के रूप में खेलते हैं। कई वर्षों पूर्व मैं किसी ऐसे आदमी को जानता था जो अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलता था। 3 जोड़ी आंखें यकायक ब्योमकेश की ओर मुड़ गईं। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वे तीनों आश्चर्य से ब्योमकेश को घूरते रहे। कमरे में भारी खामोशी पसर गई। हमने एक भी शब्द बोले बिना अपनी चाय समाप्त की। उसके बाद ब्योमकेश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं कटक में था, अभी मुझे वहां फिर वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, अजीत ने मुझे नटवर नस्कर की मृत्यु के बारे में बताया। नटवर बाबू के साथ मेरी कोई घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुझे उत्साहित अवश्य कर दिया है। अक्सर आप अपने दरवाजे पर किसी हत्या की उम्मीद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ मेलजोल बढ़ाने के बारे में सोचा। हमारे लिए तो वह हत्या सौभाग्यशाली सिद्ध हुई, भूपेश बाबू ने कहा। यदि वह हत्या ना होती तो आप मेरे कमरे में आने का सौभाग्य मुझे कभी प्रदान नहीं करते। लेकिन मैं नटवर नस्कर से परिचित नहीं था। जब वह जीवित था तब भी मैंने उसके साथ कभी मुलाकात नहीं की थी। राम बाबू और वनमाली बाबू का उसके साथ थोड़ा परिचय था। ब्योमकेश ने राम बाबू की ओर देखा। उसकी संपूर्ण गंभीरता पल भर में भय की छाया में बदल गई। उसने आसन बदलकर अपना गला साफ किया और ऐसा लगा कि वह कुछ कहने वाला था, परंतु उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद ब्योमकेश ने अपनी दृष्टि वनमाली बाबू पर डालते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते हैं कि नटवर नस्कर कैसा आदमी था। हैरान परेशान वनमाली बाबू बड़बड़ाए, ओह वह कोई बुरा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था दरअसल। लेकिन राम बाबू ने अंततः अपनी बोलने की शक्ति पुनः संचित की और उन्होंने वनमाली बाबू की बात को बीच में ही काट दिया। देखिए, हम लोग किसी भी सूरत में नटवर बाबू के दोस्त नहीं थे, लेकिन जब हम ढाका में रहते थे तब उसका घर में मेरे घर के ठीक बगल में था, इसलिए हम परिचित थे। उसके चरित्र के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। आप कितना समय पहले ढाका में रहते थे? ब्योमकेश ने पूछा। 5 या 6 साल पहले, राम बाबू ने थूक निगलते हुए उत्तर दिया। उसके बाद देश के विभाजन के साथ दंगे शुरू हो गए और हम पश्चिम बंगाल आ गए। तो तुम भी ढाका में उसी कंपनी में काम करते थे? ब्योमकेश ने वनमाली बाबू से पूछा। जी हाँ, करते थे, उसने उत्तर दिया। आपने अवश्य ही गॉडफ्रे ब्राउन का नाम सुना होगा। वह एक बड़ी ब्रितानी कंपनी थी। मैं वहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राम बाबू अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने वनमाली को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि हमें 7 बजे नारायण बाबू से मिलना है? अब हम आपसे जाने की इजाज़त चाहेंगे। राम बाबू फौरन कमरे से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे वनमाली भी चला गया। ब्योमकेश उनकी हरकत देखने के लिए पीछे मुड़े। भूपेश बाबू मुस्कुराए। आपका प्रश्न अत्यंत सरल लगता है ब्योमकेश बाबू, लेकिन राम बाबू का व्यवहार अनुचित। मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ब्योमकेश ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए उत्तर दिया। क्या आपको इस विषय में कोई जानकारी है? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। भूपेश बाबू ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में दंगों के दौरान मैं भी ढाका में ही था, लेकिन उस समय इनमें से किसी को नहीं जानता था। सच कहूँ तो उनके अतीत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप भी दंगों के दौरान ढाका में ही रहते थे? जी हाँ, दंगों से 1 साल पहले मेरा ढाका में तबादला हुआ था। बंटवारे के बाद मैं वापस आ गया। कुछ देर तक खामोशी रही। ब्योमकेश ने एक सिगरेट जलाई। उनकी ओर कुछ मिनट तक देखने के बाद भूपेश बाबू ने पूछा, ब्योमकेश बाबू, आपने अभी मुझे जो कहानी सुनाई कि ब्रिज खिलाड़ी
अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलने का आदी हो गया था। क्या वह कहानी सही है? जी हाँ, वह एक सच्ची कहानी है, ब्योमकेश ने उन्हें बताया। यह बहुत पुरानी घटना है। उस समय मैं कॉलेज में था। आप क्यों पूछते हैं? भूपेश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने खड़े होकर अपनी दराज से एक फ़ोटो निकाली और ब्योमकेश को थमा दी। वह किसी 9 या 10 साल के लड़के की फ़ोटो थी। उसके चेहरे पर बचपन की चमक थी। मेरा बेटा, भूपेश बाबू रुआसे होकर बोले। आपका बेटा? फोटोग्राफ से अपनी नज़रें हटाकर भूपेश बाबू की ओर व्यग्रतापूर्वक देखते हुए ब्योमकेश ने पूछा, आपका बेटा? उसकी मृत्यु हो गई है। भूपेश बाबू ने सिर हिलाया। जिस दिन ढाका में दंगे शुरू हुए थे वह स्कूल गया हुआ था। उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। असहाय चुप्पी तोड़ते हुए ब्योमकेश ने अधूरा प्रश्न किया, आपकी पत्नी? उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, भूपेश बाबू ने उत्तर दिया। उसका दिल कमजोर था। वह अपने पुत्र की मृत्यु को सहन ना कर पाई। मेरी ना तो मृत्यु हुई और ना मैं उन्हें भुलाने में सफल हो सका। इसे अब 5 या 6 वर्ष हो चुके हैं। अब तक मुझे भूल जाना चाहिए था। मैं काम पर जाता हूँ, ताश खेलता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन मैं उसे भुला नहीं पाता। क्या दुखद स्मृतियों को भुलाने की कोई दवा है ब्योमकेश बाबू? इसकी एकमात्र दवा अनंतता है, ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चलो स्वामी प्रणवानंद से मिलते हैं, ब्योमकेश ने अगले दिन सुबह चाय पीते हुए कहा। पिछली रात भूपेश बाबू की त्रासदी सुनने के बाद मैं पहले ही व्यथित था। इंस्पेक्टर प्रणव का सामना करने के विचार मात्र से मैं और भी अधिक अवसादित हो गया। क्या प्रणवानंद से मिलना पूर्णतः आदेशात्मक है? मैंने पूछा। यदि तुम पुलिस के संदेह से मुक्त नहीं होना चाहते हो तो कतई अनिवार्य नहीं है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। ठीक है फिर। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुबह 9:30 बजे हमने भूपेश बाबू के कमरे में ताला लगा देखा। अवश्य ही वह अपने ऑफिस गए होंगे। राम बाबू और वनमाली बाबू खूब सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन हमें देखते ही वापस लौट गए। मेरी बगल में खड़े होकर ब्योमकेश ने मुझे देखा और मुस्कुरा पड़े। शिवकाली बाबू भूतल पर अपने कार्यालय में हिसाब किताब करने में व्यस्त थे। उन्होंने जब ब्योमकेश को देखा तो दौड़कर दरवाजे पर आए और वेदनापूर्ण आंखों से पूछा, ब्योमकेश बाबू, आप कटक से कब वापस आए? क्या आपने नटवर नस्कर के बारे में कुछ सुना? और अब देखिए, पुलिस ने इस मामले में मुझे भी घसीट लिया है। उन्होंने मुझे भी घसीट लिया है, केवल आपको ही नहीं, अजीत को भी, ब्योमकेश ने कहा। हाँ, सचमुच सचमुच? भूरी शॉल? क्या पहेली है। अब आप ही मुझे बचाइए, मैं कोशिश करूंगा। अचानक सड़क पर रुकते हुए ब्योमकेश ने कहा, आओ एक नज़र गली पर भी डाल लेते हैं। वह उस गली का हवाला दे रहे थे जो हमारे बगल के घर से गुजरती थी। इसी गली से भूरी शॉल वाला आदमी नटवर बाबू को गोली मारने के बाद भागा था। गली इतनी तंग थी कि 2 आदमी एक साथ उसमें नहीं चल सकते थे। एक ही झटके में हम गली में दाखिल हो गए। ब्योमकेश अपनी आंखें गली की सतह पर टिकाए आगे आगे चल रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन हत्या के 3 दिन बाद किसी सुराग की आशा करना मुझे कुछ अजीब लगा। नटवर बाबू के कमरे की खिड़की बंद थी। उसके सामने पल भर ठहरने के बाद ब्योमकेश ने अपनी जासूसी आंखें खिड़की के नीचे गली की सतह पर टिकाई। जमीन से खिड़की की ऊंचाई 4 फीट थी। यदि खिड़की खुली हो तो वहां से गोली चलाना आसान था। यह दाग कैसा है? ब्योमकेश की उंगली की दिशा में देखते हुए मैंने पाया कि गली के फर्श पर एक धुंधला सा सफेद निशान था। जमीन पर सितारे के आकार वाला 3 इंच का निशान बना था। गली की समय समय पर सफाई की जाती थी, लेकिन बार बार सफाई होने के बावजूद दाग पूरी तरह मिटा नहीं था। वह 2 या 3 दिन पुराना दिखाई देता था। वह दाग कैसा है? मैंने पूछा। कोई उत्तर देने से पहले ब्योमकेश ने कसरत करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथ पटरी पर टिकाकर अपनी नाक उस दाग पर टिका दी।
अरे, ये क्या कर रहे हैं? मैंने चकित होकर पूछा। आप अपनी नाक जमीन पर क्यों रगड़ रहे हैं? ब्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा। मैं अपनी नाक नहीं रगड़ रहा था, बल्कि उस दाग को सूंघ रहा था। सूंघ रहे थे? कैसी गंध थी? यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम भी सूंघ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं। फिर चलो, थाने चलते हैं। हम गली से निकलकर थाने की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने 1 या 2 बार कनखियों से ब्योमकेश की ओर देखा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने गली में सूंघने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला था। इंस्पेक्टर प्रणव थाने में बादशाह की तरह बैठे थे। वह अत्यंत प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। औसत कद काठी और सांवली त्वचा वाले थानेदार के अंदर एकमात्र कमी यह थी कि उनका कद केवल 5 फीट 3 इंच था। ब्योमकेश को अपनी ओर आता देखकर वह हैरान रह गए और उसके बाद उन्होंने कपटी विनम्रता दर्शाते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, सुबह सुबह आपको अपने थाने में देखकर मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मैं भी कम खुशकिस्मत नहीं हूँ, ब्योमकेश ने प्रतिवाद किया। मेरे जैसे बौने को देखकर आप पुनर्जन्म के चक्र से बच गए। इंस्पेक्टर प्रणव उनकी बात सुनकर सहम गए। ब्योमकेश वैसे तो हमेशा उनकी खिल्ली उड़ाने में बसते थे, लेकिन आज उनका मूड कुछ और ही था। इंस्पेक्टर ने प्रत्युत्तर की लाचारी में उदास होकर कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं लैंप पोस्ट जैसा नहीं दिखाई देता हूँ। आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप में और उनमें यही भिन्नता है कि लैंप पोस्ट के सिर पर प्रकाश होता है। प्रणव बाबू का चेहरा लटक गया। जबरन हंसने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हर आदमी आखिरकार बहुत तेज दिमाग वाला तो नहीं होता है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? सचमुच मुझे आपसे काम है, ब्योमकेश ने कहा। पहला काम तो यह है कि मैं अपने साथ अजीत को थाने में इसलिए लेकर आया हूं कि वह कहीं भागा नहीं है। अब आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि अब वह मेरी निगरानी में है और वह मेरी नाक के नीचे से भागकर कहीं छिप नहीं सकता है। प्रणव बाबू ने एक लाचार हंसी हंसने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि जब कमिश्नर को यह पता चलेगा कि आपने अजीत को कहीं बाहर जाने से रोक दिया है तो वह आपको क्या कहेगा। ब्योमकेश ने कठोरतापूर्वक अपनी बात जारी रखी। लेकिन मैं निश्चय ही इसका कारण जानना चाहूँगा। हमारे देश में अदालतें हैं, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों को भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन वह सब तो बाद में देखा जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप अभी नटवर नस्कर की हत्या के मामले में कोई सूचना एकत्र कर पाए हैं? प्रणव बाबू ने मन में सोचा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर वह कठोरतापूर्वक दें, लेकिन यह महसूस करते हुए कि ब्योमकेश को अधिक नाराज करना ठीक नहीं, उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या आपको कलकत्ता की जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी है ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश ने तिरस्कारपूर्ण उत्तर दिया, मैंने कभी गिनती नहीं की है। शायद यहाँ की जनसंख्या 50 लाख या इससे कुछ अधिक है। चलिए 50 लाख ही मान लेते हैं, प्रणव बाबू ने कहा। क्या इस लाखों लोगों की भीड़ में से किसी एक भूरी साल वाले आदमी को पकड़ लेना इतना आसान है? क्या आप यह काम कर सकते हैं? यदि मेरे पास पूरी जानकारी हो तो मैं यह काम कर सकता हूँ। यद्यपि किसी बाहरी आदमी के साथ कोई जानकारी साझा करना हमारे नियमों के विरुद्ध है, फिर भी मुझे जितनी जानकारी है वह मैं आपको देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही कीजिए। क्या नटवर नस्कर के परिवार का पता चला? नहीं, हमने अखबारों में विज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं आया और कोई सामने भी नहीं आया। पोस्टमार्टम से क्या पता चला है? गोली पसलियों को तोड़कर दिल में घुसी थी। गोली का पिस्तौल से मिलान किया गया, वह उसी पिस्तौल की थी। और कोई चीज़? वह पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसकी आंखों में मोतिया बढ़ रहा था। पिस्तौल का मालिक कौन है? वह अमेरिकी सेना की पिस्तौल है और काला बाजार में उपलब्ध है। इसके मालिक का पता लगाने का कोई उपाय नहीं है।
जब आपने कमरे की तलाशी ली तो क्या आपको कोई महत्वपूर्ण चीज़ हाथ लगी? कमरे से जुड़ी सारी चीज़ें वहाँ मेज पर रखी हैं। एक डायरी, लगभग 5 रुपये नकद, बैंक की एक पासबुक और न्यायालय के निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि। आप चाहें तो उन चीज़ों को देख सकते हैं। कमरे के कोने में एक मेज़ थी। व्योमकेश उसके पास गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। इंस्पेक्टर प्रणव अच्छी किस्म का इंसान नहीं था। यदि वह आपत्ति करता तो मेरे जाने से अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे देखा व्योमकेश बैंक की पासबुक, डायरी के पन्नों और न्यायालय के निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पर लगी कोर्ट की मुहर की बारीकी से जांच कर रहे थे। मैं जो कुछ देख सकता था वह सब मैंने देख लिया है, व्योमकेश ने लौटकर कहा। तब तक इंस्पेक्टर प्रणव के अंदर का शैतान दोबारा जाग चुका था। व्योमकेश को घूरते हुए उसने कहा, आपने भी ठीक वही देखा जो मैंने देखा था। क्या आपको उसमें अपराधी का नाम और पता मिला? हाँ, मुझे मिल गया, व्योमकेश ने उत्तर दिया। सचमुच? प्रणव बाबू ने त्योरियां चढ़ाकर ऊपर की ओर देखते हुए पूछा। इतनी जल्दी? सचमुच आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप इतनी ही मुस्तैदी से मुझे अपराधी का नाम भी बता सकते हैं, ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं? अपराधी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, व्योमकेश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। वह मेरी निजी खोज है। आपको अपना काम करने के लिए वेतन मिलता है, उसका पता आपको खुद लगाना होगा। लेकिन मैं आपकी कुछ सहायता अवश्य कर सकता हूँ। इमारत की बगल वाली गली को खोजो। क्या अपराधी वहाँ अपने पैरों के निशान छोड़ गया है? नहीं, उसने उससे भी जरूरी सुराग वहाँ छोड़ा है। एक बात और, मैं कुछ दिनों में अजीत को अपने साथ कटक ले जाऊंगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो उसे रोक लो। आओ अजीत। क्या आपने अपराधी को सचमुच पहचान लिया है? थाने से निकलने के बाद मैंने उत्तेजित होते हुए पूछा। मैंने तो उसे थाने आने से पहले ही पहचान लिया था, व्योमकेश ने गर्दन हिलाई। लेकिन इंस्पेक्टर प्रणव बेहद निकम्मा आदमी है। वह कोई मूर्ख नहीं है, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता विध्वंसक है। वह नटवर की हत्या के रहस्य की तह तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। नटवर नस्कर की हत्या किसने की? क्या वह कोई ऐसा आदमी है जिसे हम जानते हैं? मैंने पूछा। वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि नटवर नस्कर एक पेशेवर ब्लैकमेलर था। अब अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ। गॉडफ्री ब्राउन का कलकत्ता में भी एक विशाल कार्यालय है। संभव है कि मुझे वहाँ से भी कोई जानकारी मिल जाए। मुझे वापस आने में कुछ समय लग सकता है। वह हाथ हिलाते हुए चले गए। मैं अकेला घर वापस आ गया। लगभग 1:30 बजे व्योमकेश वापस आ गए। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उन्होंने स्नान और लंच करने के बाद कहा। तुम्हें राम बाबू, वनमाली बाबू और भूपेश बाबू को चाय पीने के लिए आमंत्रित करना होगा। आज शाम को हम यहाँ इसी कमरे में एकत्र होंगे। बहुत अच्छा, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? आप गॉडफ्री ब्राउन में कार्यालय में किस लिए गए थे? थाने में नटवर नस्कर के सामानों में न्यायालय का एक निर्णय भी था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि गॉडफ्री ब्राउन ने ढाका कार्यालय में रास बिहारी विश्वास और वन बिहारी विश्वास नामक 2 भाई वहाँ क्रमशः कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष थे। वे दोनों 7 साल पहले भी धन की हेराफेरी में पकड़े गए थे। उन्हें अदालत ले जाया गया। वन बिहारी को 2 साल कारावास की सजा दी गई थी और रास बिहारी को 3 साल की। नटवर नस्कर को उस निर्णय का पता चल गया था। इसके बाद उसकी डायरी से मुझे पता चला कि उसे रास बिहारी और विन बिहारी विश्वास से हर महीने 80 रुपये मिलते थे। धन की हेराफेरी की पुष्टि करने के लिए मैं गॉडफ्री ब्राउन के कार्यालय में गया था। वह सत्य था। उसके बाद मेरा यह संदेह पक्का हो गया कि नटवर उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन रास विहारी और वन विहारी कौन थे? आप उन दोनों को कहाँ खोजेंगे? वे दोनों अधिक दूर नहीं हैं। तुम्हें केवल कमरा संख्या 3 तक की दूरी तय करनी है। क्या? राम बाबू और वनमाली बाबू? हाँ, तुम सत्य के निकट पहुंच चुके हो। वे न केवल आपस में रिश्तेदार हैं, बल्कि वे दोनों सगे भाई भी हैं। इस कहावत का सम्मान करते हुए तुम उन्हें चोर चोर मौसेरे भाई भी कह सकते हो। उनकी खाल चोरों से भी मोटी है।
लेकिन लेकिन वे दोनों नटवर की हत्या नहीं कर सकते थे। जिस समय नटवर मारा गया था वे दोनों। धीरज रखो, ब्योमकेश ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। सारी कहानी तुम चाय पीते ही सुन लेना। अतिथियों के स्वागत हेतु कई किस्म के नाश्ते मारवाड़ी स्टोर से खरीद लिए गए थे और चाय घर पर बना ली गई थी। सबसे पहले भूपेश बाबू आए। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर दोहरी तह वाली स्लेटी शॉल रखी हुई थी और उनके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। क्या आपने ब्रिज खेलने का भी प्रबंध किया है? उन्होंने पूछा। यदि सब लोग खेलने के इच्छुक होंगे तो हम उसका प्रबंध भी कर लेंगे, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। राम बाबू और वनमाली बाबू कुछ देर से आए। उन्होंने अपने कोट की बटन गले तक बंद की हुई थी। उनकी आंखें सतर्क थीं। स्वागतम स्वागतम, ब्योमकेश ने कहा। ब्योमकेश ने चाय और नाश्ता करते हुए उनके साथ थोड़ा हास परिहास भी किया। मैंने महसूस किया था कि कुछ देर बाद राम बाबू और वनमाली बाबू ने अपनी कठोरता त्याग दी थी। बड़े आराम से वे लोग परिचर्चा में तल्लीन थे। लगभग 20 या कुछ अधिक मिनट बाद चाय और नाश्ता समाप्त हो चुका था। राम बाबू ने सिगार जलाई। भूपेश बाबू को सिगरेट की पेशकश करने के बाद ब्योमकेश ने डिब्बा वनमाली बाबू की ओर बढ़ाया। एक सिगरेट आप भी लीजिए वन बिहारी बाबू, उन्होंने कहा। मैं धूम्रपान नहीं करता, वनमाली बाबू ने कहा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, मेरा नाम, आप दोनों सगे भाई हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका असली नाम रास बिहारी और वन बिहारी विश्वास है, ब्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नटवर नस्कर आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। आप उसे हर महीने 80 रुपये का भुगतान कर रहे थे। रास बिहारी और वन बिहारी निर्जीव काठ के कुंदे बन गए थे। अपनी सिगरेट जलाते हुए ब्योमकेश ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, नटवर नस्कर एक शैतान था। जब वह ढाका में था तो अपनी वेशभूषा के आधार पर एक एजेंट दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में उस परिधान के पीछे एक ब्लैकमेलर था और अवसर मिलने पर वह लोगों से पैसे ऐंठता था। जब आप दोनों जेल गए तो अपनी भावी संभावनाओं को देखते हुए उसने न्यायालय के निर्णय की एक प्रति हासिल कर ली थी। उसकी योजना आप दोनों के जेल से रिहा होने और दोबारा नौकरी मिलने तक इंतजार करने की थी, ताकि वह आप दोनों को खून चूस सके। उसी दौरान देश का विभाजन हो गया। नटवर ढाका में अधिक देर तक अपना काम नहीं कर सका। वह वहां से बचकर कलकत्ता आ गया, लेकिन वह यहाँ अधिक लोगों को नहीं जानता था। यहाँ उसके कानूनी अथवा गैर कानूनी काम को दोबारा शुरू करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके पास ब्लैकमेल करने लायक कोई सुराग नहीं था और कोई मुर्गा भी नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा वह अपने साथ लाया था, उससे उसने इस मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ पहुँचने के बाद एक दिन अचानक उसकी नज़र आप दोनों पर पड़ी और उसने आप दोनों को पहचान लिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आप दोनों यहाँ गलत पहचान के आधार पर बैंक में नौकरी कर रहे थे। नटवर नस्कर को कमाई का एक जरिया मिल गया। लगता है ईश्वर ने आप दोनों को पार्सल बनाकर उसके पास भेज दिया था। पैसे दो, वरना मैं तुम्हारी असली पहचान बैंक वालों को बता दूंगा, नटवर ने आपसे कहा। आप दोनों ने विवश होकर उसे हर महीने पैसा देना शुरू कर दिया। आप उसे कोई बड़ी राशि नहीं, केवल 80 रुपये देते थे, लेकिन नटवर जैसे आदमी के लिए वह राशि भी कुछ बुरी नहीं थी। कम से कम उससे उसके मकान का किराया और खाने का खर्च तो चल ही जाता था। इस तरह उसका काम चलता रहा। आप दोनों को चैन नहीं था, ना ही आप दोनों नटवर के चंगुल से बच सकते थे। आपकी एकमात्र आशा केवल उसकी मृत्यु में ही निहित थी। ब्योमकेश शांत हो गए। निश्वास चुप्पी को तोड़ते हुए वन बिहारी फट पड़ा। मैं आपसे याचना करता हूँ ब्योमकेश बाबू, हमने नटवर नस्कर को नहीं मारा। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय हम दोनों भूपेश बाबू के कमरे में थे। यह सच बात है, अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए ब्योमकेश ने लापरवाही से कहा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नटवर को किसने मारा। यह तो पूरी तरह पुलिस देखेगी, लेकिन आप दोनों एक बैंक में काम करते हैं। यदि वहाँ हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुझे विवश होकर आप दोनों की असलियत बतानी पड़ेगी।
बैंक के खाते में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, राम बाबू उर्फ रास बिहारी बाबू अंततः बोले। हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उत्तम। अजीत और मैं इस मामले में खामोश बने रहेंगे। ब्योमकेश ने भूपेश बाबू की ओर देखा। आपका क्या विचार है? भूपेश बाबू ने चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान तैर गई। मैं भी खामोश रहूंगा, उन्होंने सौम्य स्वर में कहा। मेरे होठों के बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। इसके बाद कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद राम बाबू ने अपने हाथों को जोड़कर बोलना प्रारंभ किया। हम आपकी उदारता को कभी भी विस्मृत नहीं करेंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप जा सकते हैं। ब्योमकेश ने उन्हें दरवाजे तक विदा किया और उसके बाद दरवाजा बंद करके वापस आ गए। मैंने देखा कि भूपेश बाबू ब्योमकेश को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि नटवर नस्कर और राम बाबू तथा वनमाली बाबू के बीच कोई अवैध संबंध था। यह महज इत्तेफाक था। आपने संभवतः सब कुछ सुलझा दिया है। क्यों, ऐसा ही है ना? सब कुछ नहीं, लेकिन उसमें से कुछ, ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आप पूरी दास्तान क्यों नहीं सुनाते? यदि मुझे उसमें कुछ जोड़ना होगा तो उसे मैं बाद में जोड़ दूंगा। ब्योमकेश ने एक सिगरेट भूपेश बाबू को देते हुए और एक अपने लिए जलाते हुए मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। तुमने नटवर की मृत्यु का एक ब्यौरा लिखा था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ। पिस्तौल चलने की आवाज़ कभी इतनी ऊंची नहीं होती है। वह किसी बंदूक अथवा कोई बम फटने की आवाज़ थी। फिर भी नटवर एक पिस्तौल की गोली से मारा गया था। तुमने राम बाबू और वनमाली बाबू की छवि में समानता पर ध्यान दिया था। जब मैंने उन दोनों की बात की तो मुझे लगा कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वे दोनों अक्सर नटवर के कमरे में जाते रहते थे, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लेकिन जिस समय बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी, वे दोनों पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में थे। भूपेश बाबू के कमरे का वातावरण शांत एवं सामान्य था। वह अपने निजी कमरे में थे। शाम को 6:25 पर वे दोनों रास बिहारी और वन बिहारी ब्रिज खेलने आए, लेकिन अजीत के आने तक खेल शुरू नहीं हो सकता था। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पर अजीत की चप्पलों की आवाज़ सुनाई पड़ी। भूपेश बाबू उठे और खिड़की खोलकर गली में देखने लगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। रास बिहारी और वन बिहारी खिड़की तक गए। वहां अभी इसी मिनट गली में भागा। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल भूपेश बाबू ने संबोधित करते हुए पूछा। मुख्य सड़क पर अनेक लोग आ रहे थे, जा रहे थे। रास बिहारी और वन बिहारी ने समझा कि उन्हीं राहगीरों में से कोई गली की ओर भागा था। उनके मन में जरा सा भी संदेह नहीं हुआ कि भूपेश बाबू ठीक कह रहे थे। यदि आप चाहें तो ऐसी गलतियों के लिए किसी को भी राजी कर लेना संभव है। बाद में नटवर की खिड़की दहलीज पर पिस्तौल पाई गई थी। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि हत्यारा अपने पीछे पिस्तौल क्यों छोड़ गया। इसका कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं था। मुझे संदेह हुआ कि इस मामूली सी दिखने वाली घटना के पीछे कोई गंभीर धोखा किया गया था। नौकर हरिपाद ने शाम को 6 बजे नटवर के कमरे में किसी की आवाज़ सुनी थी। यदि उसी आदमी ने हत्या की होती तो इसलिए अपने कोई बहाना बनाने की नीयत से संभावित समय को पीछे कर दिया था। मृत्यु के समय में 15 मिनट का मामूली अंतर पोस्टमार्टम द्वारा कभी भी खोजा नहीं जा सकता है। मैं इस बात से सहमत था कि हत्यारा कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इसी इमारत में ही रहने वाला कोई आदमी था। लेकिन वह कौन था? क्या वह शिव काली बाबू थे, अथवा रास विहारी अथवा वन विहारी थे, या कोई अन्य व्यक्ति था? मैं नहीं जानता था कि उसे मारने का मकसद किसके पास था, लेकिन केवल शिवकाली बाबू के पास अवसर था। प्रत्येक के पास बनाने के लिए एक मजबूत बहाना था। मेरा मन धुंधला गया था। मैं कुछ भी साफ नहीं देख सका। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि नटवर का कमरा भूपेश बाबू के कमरे के ठीक नीचे था और नटवर बाबू के कमरे की खिड़की भूपेश बाबू की खिड़की के ठीक नीचे थी। लेकिन तब मेरे मन में पटाखे का विचार नहीं आया था। हाँ, पटाखा, एक ऐसा पटाखा जो फेंके जाने से फटता था या तब फट सकता था जब उसे किसी ठोस जमीन पर अधिक ऊंचाई से नीचे गिराया जाए। आज सुबह मैं किसी
ताज़ा जानकारी की आशा में इस गली से निकलकर पुलिस स्टेशन जा रहा था। थाने की ओर जाते समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस गली की जांच करता चलूं। संभव है कि मुझे नटवर की खिड़की के नीचे कोई सुराग मिल जाए। मुझे सुराग मिल गया। नटवर की खिड़की के ठीक नीचे पक्की गली में मुझे एक पटाखे का धुंधला दाग मिला। जब मैंने उसे सूंघा तो मुझे उसमें बारूद की हल्की सी गंध महसूस हुई। अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए। बड़ी खूबसूरती से एक ठोस बहाना बनाया गया था। इस बहाने की रचना किसने की थी? वह बहानेबाज भूपेश बाबू के अलावा कोई अन्य नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ही अपने कमरे की खिड़की खोली थी। रास बिहारी और वन बिहारी बाबू धमाके की आवाज़ सुनने के बाद उनके पास खिड़की पर गए थे। उस शाम अंधेरा होने के बाद 6 बजे भूपेश बाबू सीढ़ियों से चुपचाप नीचे चले गए। पिस्तौल पहले ही खरीदा जा चुकी था। उन्होंने कमरे में प्रवेश करने के बाद अपना परिचय दिया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने खिड़की खोलकर इधर उधर देखा और खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल छोड़कर अपने कमरे में वापस लौट गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि भूपेश बाबू को नटवर के कमरे में जाते और वापस आते किसी ने नहीं देखा। लेकिन यदि किसी ने उन्हें देख भी लिया होता तो उनके पास कोई बहाना होना चाहिए था। अपने कमरे में लौटकर उन्होंने रास बिहारी और वन बिहारी के ब्रिज खेलने के लिए आने की 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब तक अजीत नहीं आया था इसलिए तीनों ने उसके आने की प्रतीक्षा की थी। इस बीच भूपेश बाबू ने अजीत की चप्पलों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनी। वे अपनी मुट्ठी में एक मार्बल के आकार पटाखा लिए खड़े तैयार थे। कमरे में गर्मी होने के बहाने से खिड़की पर गए और उसे खोलकर गली में इधर उधर देखते हुए पटाखे को नीचे फेंक दिया। नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। रास बिहारी और वन बिहारी दौड़कर खिड़की पर गए। भूपेश बाबू ने उन्हें भूरी शॉल वाले काल्पनिक हत्यारे को दिखाने के लिए इशारा किया। भूपेश बाबू को इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। समय आने पर उसका शव बरामद कर लिया गया। पुलिस आई और शव को अपने साथ ले गई। पर्दा गिर गया। ब्योमकेश खामोश हो गए। भूपेश बाबू बिना हिले डुले खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे और उसी तरह बने रहे। कोई गलती? ब्योमकेश ने उनकी ओर घूरते हुए पूछा। भूपेश बाबू अब हिले और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई गलती नहीं। गलती तो मैंने की थी। मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि आप इतनी जल्दी वापस लौट आएंगे। मुझे उम्मीद थी कि जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक नटवर का मामला दफन हो चुका होगा। 2 प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पहला, आपका मकसद क्या था? दूसरा, आपने पिस्तौल चलाते समय उसकी आवाज़ कैसे दबाई? यदि आप किसी बंद कमरे में भी पिस्तौल दागें तो उसकी आवाज़ बाहर सुनाई जा सकती है। क्या आपने आवाज़ को बाहर आने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया? मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। अपने कंधे पर रखी शॉल को खोलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों पर हमारे सामने रख दिए। हमने नई शॉल में एक छोटा सा छेद देखा। जिस समय मैं नटवर के कमरे में गया था मैंने यह शॉल अपने कंधे पर रखी हुई थी। पिस्तौल भी इसी में छिपा रखी थी। मैंने पिस्तौल को शॉल के बाहर निकाले बिना ही नटवर को गोली मार दी। उसकी आवाज़ इसी शॉल में घुटकर रह गई, जिससे किसी को सुनाई नहीं पड़ी। ब्योमकेश ने धीरे से गर्दन हिलाई। और मेरे पहले प्रश्न का उत्तर? उन्होंने कहा। आपने कल मुझे अपने पुत्र की जो फोटो दिखाई थी उसके आधार पर मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ, फिर भी मैं उसे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भूपेश बाबू के माथे की नसें धड़कने लगीं, लेकिन वह शांतिपूर्वक बोले, मैंने आपको अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई थी क्योंकि मैंने महसूस किया था कि आप सच्चाई खोज निकालेंगे, इसलिए मैं स्वयं को अग्रिम तौर पर उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन ढाका में दंगे भड़के थे उस दिन नटवर मेरे बेटे को किसी बहाने से स्कूल के बाहर ले गया था। उसी शाम नटवर मेरे पास आया और बोला कि यदि मैं उसे 10,000 रुपये की फिरौती दूं तो वह मेरे बेटे को वापस कर देगा। मेरे पास 10,000 रुपये नकद नहीं थे। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे तत्काल दे दिया। मेरी पत्नी ने अपने सारे जेवर उतारकर उसके हाथ पर रख दिए। नटवर सब कुछ लेकर चला गया।
लेकिन हमारा पुत्र हमें वापस नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी समय तक नटवर को भी नहीं देखा। तब से कई वर्ष बीत गए। जब मैं अपनी पत्नी और पुत्र को खोने के बाद कलकत्ता वापस आया तो वह मुझे अचानक सड़क पर जाता दिखाई पड़ा और उसके बाद मैं समझ गया, ब्योमकेश ने कहा। अब आपको कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है भूपेश बाबू। भूपेश बाबू कुछ पलों तक स्थिर बने रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, अब आप मेरे साथ क्या करना चाहेंगे? ब्योमकेश ने पल भर छत की ओर देखा। उसके बाद कहा, कौवे को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था, मेरा मानना है कि किसी गिद्ध को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।